गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम सैम्पल पेपर क्लास 10th के बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे, जो कि आपका हिंदी का सैम्पल पेपर है। और ये सैम्पल पेपर हम दो पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले खंड का है हमारा सेक्शन ए, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश पढ़ने में हमें 2 मिनट से भी कम लगता है समय। तो हम इस गद्यांश को पढ़ लेंगे, तभी हम नीचे के जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा अच्छे से समझ के और आंसर करेंगे। तो इजी सा पैसेज है, छोटा सा है, हम इसे पढ़ लेते हैं। जो विश्व संगठन ने दुनिया को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य तय किया था, उसके उपरांत भारत ने संकल्प लिया कि टीबी को 2023 तक वो जड़ से ख़त्म कर देंगे। भारत ने 2023 तक ख़त्म करने बोला है और विश्व की दुनिया ने 2025 तक। पहले भी भारत ने कुछ ऐसे संकल्प लिया था, जिसमें पोलियो की दवाई कोने कोने तक पहुंचाकर पोलियो ख़त्म करना चाहते थे। भारत को सफलता भी मिली। सफलता तभी हाथ लगती है जब कर्मठत एकदम सबका पूर्ण सानिध्य हो, यानी सब एक साथ दे। हाल ही में विश्व संगठन ने रिपोर्ट बताया कि भारत में पिछले साल टीबी के करीब 5.5 लाख मामले दर्ज हुए थे। इसमें से अनुतोष 2018 में टीबी के मरीजों के 50,000 की कमी आई। भारत में टीबी आज भी गंभीर समस्या है। हर वर्ष लाखों लोग इससे मर जाते हैं। लाखों लोग जो है इस बीमारी में गिरह आ जाते हैं। इस बीमारी का सीधा संबंध स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। दुख की बात यह है कि इन दोनों ही मोर्चे में भारत की स्थिति दयनीय है, यानी बहुत बेकार है। जहां विश्व संगठन ने 2025 तक लक्ष्य रखा है, वहीं भारत ने श्रेष्ठ साबित करने के लिए 2 साल कम कर दिया और 2023 तक का लक्ष्य बताया। अब बात लाज की है, तो ये जिम्मेदारी भी पूरी तभी हो सकती है जब अधिक से अधिक साक्षरता, यानी लोगों को ज्ञान हो, साक्षरता हो। हम सोचते हैं कि शहर तो बड़े होते जा रहे हैं, परंतु शहरों में जितना कूड़ा पाया जाता है उतना गांव में 4 कब्ज़ों को मिलाकर भी नहीं हो पाता। हमें स्वच्छता के प्रति निजी योगदान देना चाहिए, अन्यथा एक दिन ये टीबी के जो आंकड़े हैं वो दुगने और जनता को ना जकड़ लेंगे। टीबी से संक्रमित एक मनुष्य में लोगों में टीबी फैल सकती है। अगर टीबी मिटाने का संकल्प पूरा करना है तो घर घर जाकर जागरूकता फैलानी होगी और स्वच्छ भारत का स्तर भी बढ़ाना होगा। अब इसी पर आधारित प्रश्न है, भारत की गांव के मुकाबले शहर में अधिक मात्रा में कूड़ा पाया जाता है। इस कथन का आपको बताना है सीधा संबंध किसमें से है। तो भारत के गांव में मुकाबले शहर में अधिक कूड़ा पाया जाता है। शहर में संसाधनों की वजह से भारत को पोलियोमुक्त करने में सफलता मिली। सफलता तो नहीं मिली शहर में। स्वच्छता के अभाव में टीबी का फैलान दुगना होने की संभावना है, तो ये भी शहर के लिए कुछ नहीं है। या फिर हम इसे कह सकते हैं, ये हमारा गाँव के मुकाबले शहर के लिए हो गया है। शहर में टीबी के करीब 5.5 लाख मामले दर्ज हैं, पर ये कुछ है तो ये भी, पर ये कोई लिंक नहीं कर रहा। स्वच्छता के प्रति हमें निजी योगदान देने की ज़रूरत है। तो यस, 2nd और 4th आपका करेक्ट हो जाएगा। 2nd और 4th, यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट है। 2nd क्वेश्चन है, भारत ने संकल्प क्या लिया है कि वो 2023 तक, 2025 नहीं तो, और ये भी नहीं तो उसने 2023 तक टीबी को जड़ से ख़त्म करने का संकल्प लिया है। जो टीबी है उसका सीधा संबंध किससे? निशक्तता से, गंदगी से, तो वो स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 4था प्रश्न है, टीबी को जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है? अधिक से अधिक लोगों को साक्षर करना है, यस। लोगों को जागरूक करना है, यस। स्वच्छता के प्रति निजी योगदान देना है, यस। तो ये सभी कार्य करने की आपको बताना है कथन सही है, कारण सही है। भारत ने संकल्प लिया है कि टीबी को 2025 तक ख़त्म कर देंगे। टीबी से संक्रमित एक मनुष्य में लोगों में टीबी फैल सकती है, तो यस। आप देखिए, भारत ने संकल्प 2025 तक नहीं लिया, 2023 तक का लिया है। तो ये आपका फर्स्ट तो गलत है, 2nd वाला सही है। तो इसमें आप का ऑप्शन करेंगे, ए गलत है, परंतु कारण सही है। अब यहाँ पे पद्यांश दे रखा है, आपको इसे पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करना है। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबल तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झिम रहे तरु भी मंद पंख के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है, ये है स्वच्छंद मुक्त सुमंत गंधर्व। बंद नहीं अब चलते हैं पर एक कितने एकांत भाव से। क्या है क्या ये निस्बत निशा, निरांत है कौन दिशा। नियति नदी के कार्यकलाप कितने शांत और चुपचाप। आप देखिए, चारों चंद की चंचल किरणें, यानी ये यहाँ पे अलंकार यूज़ हुआ है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इस पद की नीति मुख्य बाण आपको दे रखे हैं।
आपको बताना है सबसे सही कथन कौन सा है। नियति जो है वो नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य रुकावट से संपन्न हो रहे हैं, नहीं। नियति की सभी दिशाओं में आनंद व्याप्त है, नहीं। नियति अकेले अपने कार्य कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है, तो यस। नियति रात में भी शांत भाव से अपना कार्यकलाप किया जा रही है, तो यस, ये हमें बताया गया। ये दोनों यानी थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सही है। फिर है स्वच्छ चांदनी कहाँ बिछी हुई है। स्वच्छ चांदनी हमारी धरती और आकाश में, पेड़ों पे नहीं, तिनकों पर नहीं, दिशाओं में नहीं, धरती और आकाश में बिछी हुई है। नियति नदी के कार्यकलाप चल रहे हैं, तो एकांत भाव से, शांत भाव से या चुपचाप। तो अकेले भी चल रहे हैं और शांत भी चल रहे हैं, यानी इन सभी भाव से चल रहे हैं और चुपचाप भी चल रहे हैं। निरानंद है कौन दिशा, इस पंक्ति का क्या भाव होगा। निरानंद किस दिशा का नाम है। निरानंद कौन है। कोई भी दिशा अंदर आनंदित नहीं है, यह दिशाएं आनंद रहित है, तो कोई भी दिशा आनंदित नहीं है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। कविता में आए हुए अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो आप देखिए, है स्वच्छंद सुमंद गंध, तो अंध लग रहा है ना, तो यानी ये तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वो होते हैं जिसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे लाइक चा वर्ड है वो बार हर एक शब्द में आ रहा है, तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अवनी है और अम्बल तल में, तो अवनी अम्बल आ वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो ये भी हमारा अनुप्रास है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, यहाँ पे कोई आवृत्ति नहीं हो रही, फर्स्ट में हो रही है, सेकंड में हो रही है एंड थर्ड में हो रही है, यानी आपका ऑप्शन ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, आपका ग ऑप्शन करेक्ट है। अथवा का है, इस वाले को ऊपर वाले को नहीं करना था, या फिर आप ये वाला भी कर सकते थे। मैं आपको दोनों कराऊंगी और सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति संधु निहारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनन्य के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी दधीर धधक पुरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्म में वही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दब चमकता उसके पीछे जब जगमग है। अब यहाँ पे प्रश्न दिए, हाँ मैं आपको उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न है, राम ने बेसब्र होकर धनुष पर बाण चढ़ाया क्योंकि भगवान राम 3 दिन का वनवास में घूमते रहे और उन्हें भुजंग नज़र नहीं आया। तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। भगवान राम समंदर से लंका जाने का रास्ता देने की अनुनय करते रहे, तो यस, ये तो था। सागर ने भगवान का कोई उत्तर नहीं दिया, एंड ये भी था, ये भी बोला गया है। विषयुक्त भुजंग के सामने भगवान राम अच्छे श्लोक सुनाकर प्रार्थना करते, लेकिन वह नहीं माना, तो ये नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड और थर्ड करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन घ करेक्ट है, यानी आपका घ आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, राम 3 दिनों तक समुद्र के किनारे बैठकर क्या करते रहे। तपस्या, पूजा अर्चना, ये दोनों भी नहीं है। सीता के आने की प्रतीक्षा, नहीं, वो समुद्र से रास्ता मांगते रहे 3 दिनों तक। समुद्र देह धारण कर श्री राम के चरणों में कौन गिरा, तो वो क्रोधयुक्त श्री राम के हाथों में धनुष बाण देखकर गिर गया। चौथा प्रश्न है, कवि के अनुसार किस प्रकार की व्यक्ति का संधि वचन संपूज्य होता है। जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति हो, जो अत्यंत उच्च पद पर आसीन हो, जो अत्यंत विनम्र हो, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संधि वचन संपूज्य उसमें होता है जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है। पांचवा प्रश्न है, राजनीतिक मित्रता में सहनशीलता, दया और क्षमा होनी चाहिए। नहीं, राजनीतिक मित्रता को संसार तभी मानता है जब उनके पीछे शक्ति बल का घमंड जगमगाता है। तो आप देखिए, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी दोनों ही गलत हैं, आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना, मैं आपको पहले इसका बारे में बताती हूँ। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपके मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य जो होते हैं वो सिंपल एक सेंटेंस होता है जिसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। कर्ता जैसे लाइक राम खाना खाता है, तो ये एक कर्ता है और एक क्रिया है। राम है हमारा कर्ता और खाना खाता है वो हमारी क्रिया हो जाएगी।
संयुक्त वाक्य में दो वो वाक्य होते हैं और उन्हें किसी योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है, जैसे लाइक और, अथवा, इसलिए, इन सब से जोड़ा जाता है। मिश्रित वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, कॉमा लगा रहता है, और हम पहला वाक्य बोल रहे हैं तो हमें दूसरा वाक्य बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो पूरा होगा, वरना पूरा नहीं होगा। तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और आंसर करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। स्कूल की घंटी बजी और प्रार्थना शुरू हो गई। यहाँ पे आप देखिए एक सेंटेंस और बीच में और लगा, यानी संयुक्त वाक्य। आपको इसे सरल में बदलना है। संयुक्त वाक्य को सरल यानी एक ही क्रिया लानी है, यानी स्कूल की घंटी बजने पर प्रार्थना शुरू हो गई। आप कुछ ऐसे ही लिखते सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे ऑप्शंस, तो आपको जो करेक्ट लगेगा वो आप बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी प्रार्थना शुरू हो गई। तो जैसे ही, जहाँ वर्ड जैसे ही लगे वो, जैसे ही, जिसका, ये, वो, तो ये सारे जो शब्द लगे वो हमारा मिश्रित वाक्य में होता है। तो ये वाला तो आपका कट गया और कॉमा भी लगा है तो मिश्रित ही होगा। फिर है हमारा स्कूल की घंटी बजती है और प्रार्थना शुरू हो जाती है। यहाँ पे संयुक्त ही है क्योंकि और लग गया, दो वाक्य ही है तो ये भी नहीं होगा। प्रार्थना शुरू हो गई क्योंकि स्कूल की घंटी बज गई थी। यहाँ पे भी एक क्रिया, यहाँ पे भी एक क्रिया, दो वाक्य है, क्योंकि लग गया तो ये भी नहीं होगा। स्कूल की घंटी बजते ही प्रार्थना शुरू हो गई। यहाँ पे आप देखिए एक ही सेंटेंस है, एक ही क्रिया और एक ही हमारा करता है, तो ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। आपको बताना है सही विकल्प। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, क्योंकि एक ही क्रिया है, रहता है, और कुछ तो नहीं हो रहा ना, करता भी एक ही है। वर्षा बंद होते ही किसान खेतों में जागने लगे। वर्षा बंद होते ही, यहाँ पे आप देखिए ये जो वाक्य है आपको इसे संयुक्त में, यानी वर्षा बंद हुई और किसान खेतों में जाने लगे, और लगा दिया ना हमने, तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके गलत ही हैं, क्योंकि पहला वाला तो मिश्रित वाक्य है, जैसे ही लग गया और कॉमा लग गया। दूसरा वाक्य जो आपका किसान खेतों में जागने लगे क्योंकि वर्षा बंद हो गई, तो ये हमारा सेंटेंस ही उल्टा कर दिया, ये आगे पीछे कर दिया, ये भी नहीं होगा। और आप देखिए वर्षा हो रही थी इसलिए ये भी मिश्रित वाक्य ही है, तो आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर सही बताइए। तो मिश्र वाक्य बताने आपको, तो ये आपका प्रश्न दे रखा है, आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। उसने अतिरिक्त मेहनत की क्योंकि उसने इस बार पहली शरण प्राप्त करी थी। तो यहाँ पे ये तो सरल वाक्य आपका ये तो नहीं होगा क्योंकि लग गया बीच में, और यहाँ पे दो सेंटेंस है। मेरे घर आने के लिए, पर आप देखिए इसमें ना पहली वाले में पूरी एक क्रिया नहीं दी गई है, तो हमारा ये मिश्रित वाक्य ही होगा क्योंकि उसने अतिरिक्त मेहनत की। अब इतना आपने लाइन बोली, आगे आपको बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने पहली श्रेणी पे, तो ये मिश्रित वाक्य है। मेरे घर आने के लिए अनुमति की क्या ज़रूरत, यहाँ पे आपका एक ही सरल वाक्य है तो ये नहीं होगा। जो पंडाल के बिल्कुल पास खड़ी है वो मेरी बहन है, यानी एक सेंटेंस आपने बोला जो पंडाल के बिल्कुल पास खड़ी है, इसका आगे भी तो आपको बोलना पड़ेगा ना तभी सेंटेंस, तो ये मिश्रित वाक्य है। ये घर मेरी माताजी और पिताजी से मेहनत से बना है, तो ये भी आपका संयुक्त होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका क ऑप्शन है। पांचवा प्रश्न है, आपको सम्मिलित करना है। मैनेजर स्वयं उपस्थित रहें और भंडार कक्ष का निरीक्षण करें, यानी ये आपका एक वाक्य, ये आपका एक वाक्य और से जुड़ा है, यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त। जादूगर का जादू देख दर्शक दंग रह गए, यानी इसमें आपका सरल वाक्य ही है, और को एक ही क्रिया है और एक ही करता है। जैसी रोशनी ने माँ के हाथ का खाना खाया उसका मन तृप्त हो गया। जैसे लगाया, कॉमा लगाया, और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, तो कैसा वाक्य होगा? ऑफकोर्स मिश्र वाक्य होगा, यानी आपका जो फर्स्ट है वो थर्ड से हुआ, सेकंड से ही हुआ, थर्ड आपका फर्स्ट से हुआ, यानी आपका ऑप्शन ग करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको बताना है वाच्य। वाच्य क्या होते हैं? सबसे पहले मैं वाच्यों के बारे में बता देती हूँ। आपका वाच्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कृतवाच्य, एक होता है हमारा कर्मवाच्य, और एक आता है हमारा भाववाच्य। इनके बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा आपको, तीन आ जाएंगे। कर्तावाच्य, कर्ता के अनुसार जब आपकी क्रिया चले तो हमारा कर्तवाच्य होता है। इसमें ज़्यादातर हम ने से पहचान लेते हैं, ज़्यादातर हर एक चीज़ में नहीं लगता पर ज़्यादातर में लगता है। कर्मवाच्य में आपका द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, और इसमें जब कर्म के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया चले तो हमारा कर्मवाच्य है। भाववाच्य में किया नहीं जा सकता, नहीं या ना जिसमें आ जाए, नहीं जा सकता, सकता, होता, ये सारे जो वर्ड होते हैं
वो भाववाच्य, यानी यहाँ आपसे काम हो ही नहीं सकता। कुछ इस टाइप जब हम लाइन बोलते हैं ना, भाव बोलते हैं, भाव स्पष्ट करते हैं, यानी क्रिया वो भाव के द्वारा चले तो हमारा भाववाच्य होता है। तीनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। अब थोड़े से क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। चुनाव की घोषणा की गई, तो ये आप देखिए चुनाव की घोषणा की गई, यानी ये आपका एकदम सिंपल कर्तावाच्य, कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया चल रही है, तो ये कृतवाच्य हो जाएगा। रानी से जल्दी उठा नहीं जाता, नहीं लग गया, तो आप देख सकते हैं यह पे हमारा नहीं शब्द आप भाववाच्य समझ लेंगे। सुरों की सुरीली बरसात से श्रोता हर्षित हो गए, तो आप देखिए बरसात से, यहाँ पे सुरों की सुरीली हर्षित हो गए, ये कोई सेंटेंस तो नहीं बनेगा ना। बरसात से यानी कर्म पे फोकस करा गया, तो थर्ड आपको ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी आप देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन था वो थर्ड से जाता और खा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे द्वारा निबंध लिखा गया, आपको कर्तवाच्य में लिखा है मेरे द्वारा, द्वारा लगा यानी ये कैसा वाक्य है, कर्मवाच्य है। तो मेरे द्वारा निबंध लिखा, आपको कर्ता में यानी मैंने पत्र लिखा, आप ये लिख सकते हैं। मुझसे नहीं होगा, ने आता है, मैंने बताया मैंने निबंध लिखा, मुझसे निबंध नहीं लिखा जाता, मुझसे निबंध लिखा जाता है, ऐसा भी नहीं होगा। मैंने लिखा, मैंने निबंध लिखा, क्योंकि हमारा जो कर्ता के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया चलनी है, लिखा है तो लिखा ही होगा। भाई साहब ने मुझे पतंग दी, कर्मवाच्य यानी भाई साहब के द्वारा मुझे पतंग दी गई, ऐसा ये वाला गलत है। भाई साहब के द्वारा मुझे पतंग दी जाती है, नहीं दी जाती नहीं, हमें कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया चलानी है। भाई साहब ने पतंग नहीं दी, तो ऐसा तो है ही नहीं, तो इसमें आपका ख ऑप्शन आ जाएगा। योजनाएं बनाई जा रही हैं, वाच्य भेद लिखना है आपको, योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप देखिए योजनाएं कोई करता तो नहीं है, अगर आप लिखते राम से योजना बनाई जा रही है, राम ने योजनाएं बनाई हैं, तो ये हमारा सेंटेंस होता है। योजनाएं तो हमारा कर्म है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा इसमें ग ऑप्शन। इनमें से कौन सा भाववाच्य का प्रकार वाक्य है, तो भाववाच्य का वाक्य कौन सा होगा इनमें, दादाजी चल रहे हैं, ये तो नहीं है। विजय के द्वारा पतंग, तो ये तो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। दादाजी बाजार जाएंगे, सेंटेंस ही हमारा मतलब नहीं होगा ये भी। दादाजी से चला नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता, नहीं तो नहीं का प्रयोग है और एक भाव है कि दादाजी से चला नहीं जाता, बेचारे दादाजी से चला नहीं जाता, कुछ इससे भाव निकल रहा है हमारा, तो ये भाववाच्य घ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको पद परिचय करना है। पद परिचय का मतलब होता है हम किसी शब्द के बारे में लिख रहे हैं कि वो कैसा शब्द है, हमें ऑप्शन से ही इसका आंसर समझेंगे कि कैसे आप इसका आंसर निकालते हैं, क्योंकि आपके पेपर में भी ऐसे ही आएगा। पद परिचय हमें दे रखा है, हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आपको पूरी लाइन से कोई मतलब नहीं है, आपको वर्ड मिल गया सम्मान। सम्मान आप देखिए सम्मान यहाँ पे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक दे रखा है। अब आप देखिए सबसे पहले वाले हर ऑप्शन में सबसे पहले वाले वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी से आपके आगे के ऑप्शन करेक्ट देखे जाएंगे। सम्मान जो शब्द होता है वो आप देखिए सम्मान, दया और दुख, पीड़ा, ये सारे जो शब्द ना, ये सारे शब्द हमारे भाव के होते हैं, तो जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, भाववाचक संख्या होगी। आगे का भी हमारा एक वचन ही है और पुल्लिंग में है, माता पिता पुल्लिंग, और कर्मवाच्य यानी कर्म के स्थान पे लगा है, यहाँ पे लगता तो क्रिया होती, यहाँ पे लगता तो कर्ता होता है, यहाँ पे लगता तो क्रिया होती है, और कर्म पे ही लगा है तो कर्म, तो आपका घ ऑप्शन। अगर आपका पहला तीनों में कट जा रहा है तो तीनों गलत हैं, बाकी आपके सारे सही हैं। राखी कल फ्रांस गई, गई जो शब्द है वो कैसी क्रिया गए है, क्रिया है। अब आप देखिए अब आता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इन दोनों में मैं डिफरेंस बताती हूँ। सकर्मक क्रिया जो होती है, जब सकर्मक क्रिया में होता है कि कुछ कम हो रहा है, जस्ट लाइक आपने सेब खाया तो सेब कम हो जाएंगे, आप वहाँ पे गए तो यहाँ मतलब आप बुक्स लेने गए तो बुक्स थोड़ी कम हो गई आपके लेने से, तो सकर्मक क्रिया वहाँ होती है जहाँ पे प्रभाव पड़ता है, कम हो जाता है। अकर्मक क्रिया होती है जो कर्ता पे प्रभाव डालती है। यहाँ पे आप देखिए कुछ कम तो नहीं हो रहा, राखी कल फ्रांस गई तो कुछ कम तो नहीं होगा ना, राखी फ्रांस गई, अब जा कौन रहा है, राखी जा रही है, तो कर्ता पे राखी कर्ता कौन है, राखी, तो राखी गई यानी कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो हमारी
अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यानी सकर्मक वाल क्रिया तो चारों है, क्रिया तो सही है चारों ऑप्शन में। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा सकर्मक क्रिया का और अकर्मक क्रिया का। तो सकर्मक वाले कट जाएंगे, यानी क और ख ऑप्शन गलत। बचा हमारा ग और ख, यानी ये भी हो सकता है अकर्मक और ये वाला भी अकर्मक। अब कैसे? राखी कल फ्रांस गई। अब राखी तो एक ही है तो बहुवचन तो होगा नहीं, यानी घ ऑप्शन एक वचन। और राखी हम ऑफकोर्स लड़की है और पुल्लिंग भी नहीं होगा, तो आपका घ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, हमें अपने देश पर नाज करना चाहिए। देश हमारे दे रखा है देश शब्द। अब देश शब्द हमारा आप देखिए जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, यातिवाचक है, जातिवाचक है। तो देश जो होता है ना, अगर भारत लिखा होता है तो किसी एक पर्टिकुलर का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक होता। पर ये हमारा क्या है? जातिवाचक, क्योंकि ये सारे देशों को डोनेट करता है। तो ख नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब हमें अपने देश पर नाज है, यानी हमारा देश स्त्रीलिंग तो नहीं है ना, हमारा देश पुल्लिंग भी नहीं है। मतलब अगर हम इसे देखा जाए तो देश को हम माता को जैसे हम पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में डोनेट करते हैं, वैसे देश को हम पुल्लिंग में डोनेट करते हैं। तो स्त्रीलिंग वाला ऑप्शन कट गया, बचा ये पुल्लिंग और ये वाला पुल्लिंग। अब देश तो एक ही है तो एक वचन में ही आएगा, हमारा एक वचन में ही आएगा। अब देश का स्थान कहाँ पे है? कर्मवाच्य पे या कर्ता पे है? तो आप देखिए, कर्ता होता तो आगे लगता, क्रिया होती तो पीछे लगती, कर्म है तो बीच में लगेगा। ये हर सेंटेंस में नहीं होता, पर अगर जो है हमारा जो देश है वो सबसे आगे, देश पर नाज है, ये भी एक सेंटेंस हो सकता था, पर देश के आगे हमारी कर्ता तो लगा नहीं होता। तो यहाँ पे हमें कर्ता लगा हुआ है, पर यहाँ पे अगर कर्ता नहीं लगा होता तब भी वो कर्मवाच्य होता, यानी कर्ता वाला कट गया, हमारा क ऑप्शन करेक्ट है, कर्मवाच्य वाला फर्स्ट ऑप्शन। फिर है देश मत देर मत करो, वह सब पहुँचते ही होंगे। वह सब क्या है आपको बताना है। वह सब पुरुषवाचक वो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। वह सब हम जानते हैं कितने अनिश्चय नहीं है और निश्चय नहीं है। वह सब क्या है? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह सब हम सब किसमें? अन्य पुरुष में गिनते हैं, बहुवचन में गिनते हैं, पुल्लिंग और कर्तावाच्य। क्योंकि मैंने कहा कर्ता आपका बीच में भी हो सकता है, बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर है कुछ लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। रेखांकन पद का परिचय होगा। अब कुछ लोग, कुछ को हम, कुछ है हमारा वर्ड, कुछ को तो हम नहीं जानते कितने हैं, संख्यावाचक नहीं होगा, निश्चय भी नहीं है ये, क्योंकि ये हमें नहीं पता कितने हैं। तो ये वाला अनिश्चय हो सकता है या ये वाला अनिश्चय हो सकता है। अब कुछ लोग पुल्लिंग है या पुल्लिंग है, तो दोनों तो पुल्लिंग ही है। अब कुछ लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोग में हमारे एक इंसान नहीं आता, लगभग 3-4 आ जाते हैं, तो बहुवचन होगा, ये हमारा एक वचन नहीं होगा। तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट है, आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो अलंकार पे आता है। अलंकार मैं बताती हूँ आपको स्टार्टिंग में। सबसे पहले आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। अगर हमारा वर्ण चा चा ये सारे वर्ड, अगर चा एक ही सेंटेंस में चा 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 रिपीट होता है तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, यानी मतलब यमक अलंकार में 2 शब्द होते हैं और उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द होता है जिसके 3 अर्थ होते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। रूपक अलंकार में हमें इस स्लैश से देखते हैं कि जिस यहाँ पे जहाँ पे स्लैश लग गया वो हमारा रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जनु जानो शब्द आ जाते हैं। और हमारा एक और आता है एक उपमा अलंकार, जिसमें अगर हमारे सेंटेंस में सा सी लग जाए तो हम उससे उपमा अलंकार से पहचान जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे इंट्रो तो दे दिया, बट आपको पहचानना आपके वाक्य से ही है। मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पे पट जो शब्द है वो 2 बार आया है। मैंने मंगन को देख, भिखारी को देख के कुछ लोग तो बार बार उसे पैसे देते हैं, पर कुछ लोग अपना गेट को बार बार बंद कर लेते हैं। यहाँ पे पट यानी दरवाज़ा, एक पट दरवाजे के लिए हुआ है बंद करने के लिए, और एक पट यानी उसे पैसे देने के लिए यूज़ हुआ है, कपड़ा देने के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे एक शब्द के 2 बार आवृत्ति हुई है, एक शब्द के 2 अर्थ निकले, तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। मुख मानो चांद है। अब इसमें मानो आया है। मानो यानी आप मैंने बताया था मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो जान हो, ऐसे कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे जहाँ भी ये शब्द आ जाए वहाँ पे आप समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे आपका घ ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यानी एक समझ लीजिए, इसे सेंटेंस को समझिए। आगे यहाँ पे राजा और घोड़ा है, यहाँ पे नदी है, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी आप जो राजा है वो सोचता है घोड़ा कैसे उधर जाएगा, तो राणा ने इतना सोचने में ही जो घोड़ा था वो यहाँ पहुँच गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बड़ा चढ़ा के बोला है, तो अनुप्रास नहीं होगा। मानवीकरण, मानव से तो कोई तुलना है ही नहीं। उपमा अलंकार, इसमें उपमा में क्या हो जाता है, सा सी लग जाता है, तो ये भी नहीं है। अतिशयोक्ति यानी बड़ा चढ़ा के बोला है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यहाँ पे मानवीकरण यानी तुलना करी है मानव से बयार की, तो वो हमारा मानवीकरण। अनुप्रास नहीं होगा, उपमा नहीं होगा, रूपक नहीं होगा। हे वसुंधरा देती मोती सबके सोने पर प्रयुक्त अलंकार, हे वसुंधरा बिखेर देती, वसुंधरा कैसे बिखेर देगी मोती सबके सोने पर, यानी सोने पर किसी के वसुंधरा जो है, बसंत जो है वो मोती बिखेर देगी। तो यहाँ पे प्रकृति की मानव से तुलना करी गई है, तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। रूपक नहीं होगा, उपमा नहीं होगा, अनुप्रास नहीं होगा। रूपक क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूपक में ये स्लैश लगता है, उपमा में सा या सी से हम पहचानते हैं, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, जो कि तीनों ही नहीं है, तो हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। अब 7वां प्रश्न है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मा वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली पूर्ति जो है बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है, उसे ही फ्रेम की दरकार होती है, जैसा मूर्ति पर लगा, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम जो होता है वो उसे नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता है और बाद में नेताजी के दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है वो, मतलब ऐसे उसकी बिक्री भी हो गई और नेताजी को चश्मा भी लग जाता था। तो हवलदार साहब को ये क्या बात समझ में आई, एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, तो उन्हें यही बात समझ आई थी। चश्मे वाला फौजी नहीं आई, कैप्टन ने सेना से सेनावृत्ति नहीं, चश्मे वाले की चश्मे का गिफ्ट भी आने तक, तो तीनों ही ऑप्शन गलत है। चश्मे वाले को ये बात बुरी लगती थी, सब लोग उसे चश्मे वाला कहते हैं, नहीं। सब लोग उसे कैप्टन कहते हैं, नहीं, उसे ये बात से भी बुरा नहीं है। नेताजी की मूर्ति पर आंखों पर चश्मा नहीं लगता था, तो उसे बुरा लगता था, तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट है। उसे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनना पड़ता था, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। ग्राहक द्वारा मूर्ति पर लगा फ्रेम लगाने पर कैप्टन क्या करता था, अगर तो वो उससे नेताजी से क्षमा मांगकर दूसरे को दे देता था, तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को देता और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता था, तो इसमें ख ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ नेताजी से क्षमा नहीं मांगता था, वह ग्राहक से पैसे नहीं वसूलता था और फ्रेम देने से मना भी नहीं करता था, तो वो ख ऑप्शन, यानी वो मूर्ति पर लगा भी देता था, ले लेता था और दूसरा फ्रेम लगा देता था। फिर चौथा प्रश्न है, असुविधा शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द। असु कोई हमारा जो विधा जो है हमारा कोई शब्द नहीं होता और असु भी कोई उपसर्ग नहीं होता, असुवी भी कोई उपसर्ग नहीं होता, अस भी कोई उपसर्ग नहीं होता। आ जो है हमारा उपसर्ग है, जिसका मूल शब्द सुविधा भी हमारा एक वर्ड है, तो घ ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइडिया जिस शब्द से लिया गया, आइडिया हमारा अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। 8वां प्रश्न है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इनमें से किस प्रकार व्यक्त करी, तो वह फूट फूट कर रोने लगे थे, तो नहीं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से आएगा। वह तल्लीनता के साथ गीत गा रहे, यानी वो मतलब मज़े में भी नहीं, वो एकदम अपने सुरों में गीत गाते थे, तो यस। वह दुख के कारण बेहोश हो गए थे, तो ऐसा भी नहीं किया था। वह चिटपाट आंसू बहाने लगे थे, तो नहीं, तीनों ही ऑप्शन गलत है, वो तल्लीनता के साथ गीत गाने लगे थे। दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज कहानी के और भी दूसरे नाम हो सकते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, आप जो आपको कहानी से अनुकृत लगते हैं उसे चिन्हित करें। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी है। दिखावे के बारे नवाब बेचारे, ये भी हो सकता है। झूठी शान और नवाब साहब, ऐसा नहीं, मतलब ये भी हो ही सकता है। नवाब साहब की रेल यात्रा भी हो सकता है, पर ज़्यादातर हमारी खीरे की बात हुई है, तो हम कड़वा खीरा ही यूज़ करेंगे। ये वाला आप ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो। अब इस पोएम को पढ़ना, क्वेश्चंस के आंसर करने। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुग्रागती उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी थकी पथक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखो क्या मेरे कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ,
क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोल आत्मकथा, कभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन व्यथा। तो ये आपकी आत्मकथा जो चैप्टर आत्मकथा चैप्टर है उसी से पोयम है, उसी से ली गई है। इसके आधार पर आपको प्रश्न करने हैं। प्रेम की प्रेयसी के कपोलों की क्या विशेषता थी कि वो अरुणिम थे। नेक्स्ट है कि कवि ने किसको पाथ्य माना है, जीवन के सुखद क्षणों को, जीवन के दुखों को, जीवन की सफलता को। तो उन्होंने जीवन के सुखद क्षणों को पाथ्य माना है। कवि मौन क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि कवि के पास अपनी व्यथा सुनाने के लिए कुछ नहीं है। कवि को बात करना पसंद नहीं, ऐसा भी नहीं है। कवि दूसरों की सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यस, ये दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी क और ख दोनों। इस कविता के कवि का नाम क्या है, तो इस कविता के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। आप अपनी बुक से चेक कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, सीवन को उधेड़ने से कवि का क्या आशय है। पुरानी बातों को भूलना, नई बातों का स्वागत करना, पुरानी बातों को दोहराना या ये सभी। तो पुरानी बातों को दोहराना जो है वो सीवन को उधेड़ने से कवि का आशय है। 10वां प्रश्न है जिसमें आपको कविता के आधार पर कुछ जो आपने कविता पढ़ी उनके आधार पर जो 2 प्रश्न दिए गए उन्हें करना है आपको। उत्साह कविता के आधार पर आपने बादलों में कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं। वह विध्वंस और विलपकारी हैं, यस। विश्व को जीवन दान देने वाले हैं, यस। क्रांतिकारी चेतना के प्रतीक हैं, ये भी सही है, यानी इन सभी गुणों से युक्त है। परशुराम के स्वभाव की विशेषता आपको बतानी है। वह क्षत्रियों से बहुत प्रेम करते थे, नहीं। वह बहुत विनम्र स्वभाव वाले थे, ये भी नहीं। वह बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले थे। तो यस, परशुराम के यही है, वो प्रेम नहीं करते थे, वो विनम्र भी नहीं थे, वो राम के भक्त भी नहीं थे। तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट है। अब सेक्शन बी जो है यानी कर्ण का है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और पार्ट 2 ज़रूर देखिए, जिसमें क्योंकि आपको हर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आने जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।